कोई माइकल एल पूरी क्लास में पास पेपर क्वेश्चन 1 करके दे दे 5 मिनट में। 5 मिनट मीन्स रशीदा 5 मिनट, रशीदा 5 मिनट, 5 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 5 मिनट। हेडिंग दें फेस वैल्यू, परचेज प्राइस, रिडेम्पशन वैल्यू और शुरू कर दें। मॉडल देख लें नीचे कौन से हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट और एफईटी पे। जल्दी करें, हिम्मत करें, हौसला करें।
अच्छा, आपने याद रखने के लिए लफ्ज लिखना है परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट लिखा करें, लेकिन आप परचेज प्राइस ऊपर आप निकाल लेते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट सवाल में दी होती है, लिख लिख के अब टाइम ना जाया करें, बस प्लस प्लस करके स्टार डाल के उसको रेफर कर दिया करें। दोनों सवाल कितने लोगों के हो गए? वेल डन। दूसरा वाला दिखाएं, किधर की है दूसरा वाला टी काउंट? जी आप दिखाएं। और कोई इधर, इधर किसने हाथ खड़ा किया? टी काउंट किधर है? एंट्रीज, हाँ एंट्री तो सही कर ली है। और कोई दिखा? हाँ 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 चलेगी, डायरेक्ट एंट्री भी चलेगी। देखिए भाई, रिडेम्पशन वैल्यूज वो नहीं दिया करेगा सवाल में इतनी, क्योंकि आखिरी साल का आया ही नहीं करेगा सवाल आपको। तो बस आज के बाद परचेज प्राइस और फेस वैल्यू भी काफी हुआ करेगी। अगर कभी दे दे तो ठीक है, की तरह काला मार्कर ले आए। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, यकम जुलाई 2000 जिप्सम परचेज डिबेंचर्स। तो परचेज इक्विटी की है या परचेज डिबेंचर की है? डिबेंचर्स इशूड बाय आयरन है, हमने तो परचेज की है ना। ओ परचेज्ड एट फेस वैल्यू, यानी अल्लाह का शुक्र है फेस वैल्यू भी वही है और परचेज प्राइस भी वही है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इस 24,000, कूपन रेट इज 11%, ऑन यकम जुलाई द इफेक्टिव रेट वाज 9.5%। ये आप आई क्या आपको पता है, पंगे ले रहे हैं आप, मार्केट रेट तो हमने कहीं भी यूज नहीं करना, पूरे टॉपिक में हमने कहीं नहीं पढ़ा कि मार्केट रेट यूज करना है, तो इसको काट दें। मार्केट रेट तो पूरे IFRS 9 में कहीं यूज नहीं करना। और ईयर एंड के ऊपर इनकी फेयर वैल्यू होगी है 96। ये फेयर वैल्यू भी आपने शुरू में निकाल के रखनी है तो रख लिया करें, ये फेयर वैल्यू भी आपने शुरू में निकाल के रखनी होती है ना, तो रख लिया करें, कोई मसला नहीं। वर्किंग वन फेस वैल्यू बोले, क्वांटिटी 5000 ज़रब 100 इज इक्वल टू रुपीज इन 1000, 5 लाख। ऐसे ही बनेगा ना? आप लोगों की तरह दीवानों की तरह रुपीज में तो नहीं सवाल करेंगे ना हम पेपर में, वो तो वेला टाइम होता है जो रुपीज में लगे रहते हैं। 5000 ज़रब 100, परचेज प्राइस भी वही कितना 500। अब रिडेम्पशन वैल्यू तो फेयर वैल्यू छोड़े पर भी ना निकालें, आप कहेंगे ये फेयर वैल्यू नई चीज आपने डाल दी है, जहां टी अकाउंट में निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब पहली हमारी रिक्वायरमेंट है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के लिए जो हमने वर्किंग करनी होती है दैट इज डेट, थोड़ी सी लाइन इसमें नीचे डालनी होती है, इफेक्टिव रेट एट द रेट ऑफ 9.5%, कूपन रेट ऑफ 11% ऑन फेस वैल्यू, बैलेंस, परचेज प्राइस प्लस 24 है ना। अच्छा, अगर कभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पर डिबेंचर दी हुई
तो हम यहां निकाल लिया करेंगे, यानी वर्किंग वन में मोटी मोटी फिगर्स पहले ही निकाल के रख लिया करेंगे। ये 524, डेट 30/19, इस फिगर पे लगाए 9.5, 50। कैरी डाउन की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट नहीं मांगी हुई, बस काफी है। 3 जनरल एंट्रीज कर दें जल्दी से। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट, कैश क्रेडिट। यकम जनवरी, यकम जुलाई 18। कमाया कितना? इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम, और 30/19। चलें जी, वर्किंग नंबर 3। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की जगह इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं। यहां शुरू किससे करना है? सवाल में जाना हुआ, मैं जाऊंगा बस। परचेज प्राइस उठा दें। यकम जुलाई 18, परचेज प्राइस 500। यकम जुलाई 18, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट। अब मैं कोई आमने सामने नहीं कर रहा, अब ये को बस ऐसे ही चला रहा हूं। एक्सपेंस डेबिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट सवाल में दी भी थी वैसे ही 24। चलिए, बेहतर है इंटरेस्ट इनकम पहले रिकॉर्ड कर लिया करें। 30 जून 2019। यहां आया कमाया की इकट्ठी एंट्री है। आया कमाया की इकट्ठी एंट्री, अलग अलग 2 एंट्रीज नहीं है। फेस वैल्यू पकड़े, इधर से पकड़ लें, दी भी है। ये उठाना होता है, ये जो इधर ये 55 उठाना होता है असल में। 500 इंटू 11%, 55। अब ये फेयर वैल्यू यहां निकाल लें या पहले से वर्किंग वन में निकाल के रख लें, वो आपकी मर्जी है। 96 का होगी हमारी डिवेंचरी, गम देगी है। 5000 इंटू इन्वेस्टमेंट डिबेंचर तो शायद शेयर से भी ज्यादा आसान है। पीएनएल में क्या जाएगा? इस मॉडल में इस मॉडल का नाम है अमोर्टाइज कॉस्ट, इंटरेस्ट इनकम। और बैलेंस शीट में क्या जाएगा? ये वाली फिगर जो निकाली नहीं। और दूसरे मॉडल में पीएनएल में क्या जाएगा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट और पीएनएल वाला लॉस और इंटरेस्ट, और बैलेंस शीट में 480। तो ये तो वो सवाल था जब IFRS 9 ICAP ने डाला था शुरू में सिलेबस में, बच्चों को ऐसे तंग करने के लिए ये सवाल डाला था। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सवाल शुरू होंगे। ठाकुर, अंजुम, बशीद, रुखसाना, अभी तो सवाल शुरू होंगे। अब एक सवाल हमने रिवाइज करना है FVT OCI का, लेकिन उससे पहले मैं आपको देख लूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अभी ताजा जिंदगी के एक मोड़ पर खड़े होकर सीखा है, ये तो मैंने वैसे ही कोई सवाल पकड़ा है।
ताकि मैं इसका फॉर्मेट उठा लूं। डेट, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट, बैलेंस, फेयर वैल्यू एज ऑन, डिफरेंस, फेयर वैल्यू फॉर द ईयर। तो अच्छा, अब मैं आपको जो है वो फेयर वैल्यू रिजर्व नहीं दे रहा एज ऑन और बैलेंस नहीं दे रहा, डिफरेंस मैं आपको खुद निकाल के दे रहा हूं। 90 का गेन है एज ऑन, ये हो गया 110 और फिर गिर के हो गया 20 का लॉस, फिर ये लॉस 2 पे आया और फिर ये 93 पे चला गया लॉस और फिर 75 का एज ऑन क्या हो गया, गेन। अब आप लोग मुझे जरा हेल्प आउट करेंगे, काफी लंबा ये बन गया, चलें खैर है, कि फॉर द ईयर कितना है, 90 का गेन। मैं डायग्राम जरा बनाता हूं टाइमलाइन बना के। इस 90 को ना देखा करें बाप, अब इस 90 पे नजर ना रखें, इन दोनों को देखें। ये तो 90 आपने वो कैलकुलेट करके निकाल लिया ना, बट 90 का गेन इधर चला गया। कितना गेन है, किस पर ले जाएं, बोलें गेन बढ़ा दें 20 से, फिर क्या जवाब लिखूं, 20 का। चलें अब आप हजरात नोट कर लें और इस सारे को सॉल्व कर दें। थोड़ा टाइम लगेगा मुझे पता है, ये कॉलम शॉलम बना लें आगे, वरना ये कॉलम ना बनाए ना तो घर जाके आपको पता नहीं होना कि ये दो चीजें क्या है। पिछले वाले कॉलम भी बना लें तो फिर ऐसे रफ वर्किंग में कहीं रिवीजन हो जाए, जरा हिम्मत करें जी, हिम्मत, हौसला, जज्बा, जुनून, दीवानगी, अंत तक मेहनत, सुबह शाम लगे रहना। हो गया सारा, चलें। अच्छा प्लीज इन फिगर्स को यूज नहीं करना, इन फिगर्स से खेलना है। गेन कितने, 110 और लॉस 20।
आप बताएं 110 के गेन को 20 के लॉस पर लेके जाना है तो 110 से 0 पे आना पड़ेगा, ये भी लॉस होगा, फिर 0 से -20 पे जाना पड़ेगा, ये भी लॉस होगा। तो टोटल लॉस कितना फॉर द ईयर? ये कितने लोगों ने सही निकाला था? चलो अब ये तो बहुत अच्छा हो गया, सबने सही निकाला होगा। अच्छा, अब मैं इसको मिटा रहा हूं 110 को। अब इसको ना देखा करें, यहां से यहां जाना है। 20 के लॉस को 2 के लॉस पे, 20 गम थे जिंदगी में, अब 18 खत्म हो गए, 2 रह गए, तो कितने खत्म हुए? 18 खत्म। तो खुश हो, गम खत्म हो रहे हैं। 18 का नहीं नहीं, ये तो लॉस और लॉस ही लिखा हुआ है, आप क्यों गेन लिख रहे हैं? छोड़ें इस बच्चे को, आप लोग आगे हैं। अब आप 20 को मिटा दें, यानी हम टाइमलाइन पेपर में साथ लेके जाएं। और 2 का गम था, 2 गम थे, अब 93 गम हो गए हैं। कितने गम और आए? 91 गम और आए। सॉरी, 93 को तो लिखा रहने देना चाहिए था। 93 का क्या था? गम था। अब 75 का क्या हो गया? मेरे ख्याल से पहले 93 गम खत्म करें और इसमें फिर जमा करें 75, यानी +93 +75 लिखने के लेटर पे ज्यादा बेहतर होगा। +93 +75, 168 की खुशी आ गई फॉर द ईयर। डन। टाइम जाया। अब आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 17 कर दें मुझे। क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है? घर वालों को आप लोगों ने बता दिया आज हमारा क्या लेट आ रहा? मैंने तो नहीं बताया अभी, तो देखें, हो सकता है क्लास में मैसेज आया, जो भी हो। फिर पेज 697 क्वेश्चन 18 करें जी। वो 245 तो आया, वो इसलिए है ना कि पार्ट बी के लिए। 245 के बाद तो IFRS 8 के MCQ होंगे, अगर कोई 2-3 बच्चे बचे तो IFRS 8 के MCQs भी रहते हैं हमारे। मुझे लगता है सर आपको ज्यादा पता है कि मेरा क्या क्या रहता है, मेरे से भी ज्यादा शायद मेरी फिक्र शुरू हो गई है, पता नहीं क्या चाहते हैं। चलो, कई सालों से लोग आ रहे हैं, 3-3 4-4 पेपर भी निकाल रहे हैं, मैं भी निकाल ही लूंगा इंशाल्लाह। लगे रहते हैं इनके साथ दीवानों की तरह। जी बोले। नहीं लगेगा तो बुरा, आपको साथ वाला अपनी ही तस्वीरें खींच के देखी जा रहा हो तो उसको मेरे पास लाइएगा। You are not supposed to fix him. नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं कहा आपको, क्यों जा रहे हो क्लास छोड़ के? हो गया जी? चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया, आप लोगों ने शुरू कर दिया, इतनी यही बहुत मेहरबानी है आपकी। ये जो रिएक्शन में आग होती है, आग, इसका क्या मतलब है? ये जो फेफड़े फेफड़े ये क्या है? ये क्या है आखिर में, क्या है? लंग्स। लंग्स का क्या मतलब होता है? मुझे ऐसी ऐसी चीजें तो पता ही नहीं होती। सांस नहीं आ रही। और ऐसे का क्या मतलब होता है? समझ नहीं आ रही। आप लोग करें साथ साथ सवाल भी, मैं मेरे भी सवाल जरा लेते रहें।
ये आंख से एक आंसू और दो आंसू, इनमें क्या फर्क है? कम रोना और ज्यादा रोना। ये इधर माथे पे आंसू उल्टा करके, इसका क्या मतलब है? परेशान लगता है इसकी ट्रेनिंग सारी ली हुई है। अभी पूछो इस चीज की, दुआ कपड़े सुबह बदले थे, ये चीजें नहीं वो। अच्छा, घर से निकलते हुए क्या पढ़ना था, घर में एंटर होते हुए क्या, वो नहीं। अच्छा, स्केयर का क्या मतलब है? स्केयर का स्केयर जल्दी करें। एंट्रीज नहीं करनी, बस एंट्रीज वानी वो नहीं कर लेंगे, घर जाके कर लीजिएगा एंट्रीज। हाँ, वर्किंग कर दो बस। ये हाइब्रिड में पहली रो में बैठे बैठे कहाँ गायब, 1 मिनट की ऐसे तालिब जाए वापस, तालिब जाए गायब, तालिब जाए वापस। कालाहम लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। चलती हुई क्लास है ना, उठ के जाया करें। एंट्री बस जबानी उंगली रख के कर लो। और किताब से कंपेयर कर लो। एंट्रीज हुई नहीं है, हो गया। छोटे छोटे टॉपिक है, इनको शौक से किया करें, ये मुफ्त के नंबर होते हैं पेपर में। चलें जी। फेस वैल्यू कितनी है? 10,000। प्रीमियम पेड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो परचेज प्राइस 10,000 जमा जमा 1 2 इज इक्वल टू 11245। आगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ठीक इधर से सवाल से उठा लेंगे। कूपन रेट्स, बस मैंने क्या रिडेम्पशन वैल्यू नहीं देता वो सवालों में। अगली वर्किंग टू, हाँ हाँ आप इसे वर्किंग कह रहे हैं, हमें तो ये वर्किंग का लगता है। इफेक्टिव रेट 10.95। कूपन रेट ऑन ऑन आगे आगे आगे, ये दोनों बैलेंस शीट में जाएंगे। गेन लॉस
फॉर द ईयर टू बी टेकन टू सॉरी, पीएनएल में नहीं जाना, ओसीए में जाना है। That was a slip of tongue from a student. Date बोले 1/1 year 1. Purchase price plus purchase price, transaction cost is equal to 11570. नेक्स्ट 31/12 ईयर 1 बोलें जी 1267 31/12 ईयर 2 10। ये बोर क्यों हो गया? मैंने पिछले साल भी ये सवाल कराया है, पिछले उससे पहले भी कराया है, मैं भी नहीं बोर हो रहा। पता ही आप बोरिंग चीजें क्या करें, अब हैं तो हैं, बस करें, रिवीजन तो करनी है ना, ऐसे तो नहीं फिर चीजें पक्की होती। घर जाके वैसे ही हमें नींद आ जाता है। जी बोलें 1190। सेकंड रो में बातें करने का भी मौका मिल गया थोड़ा सा, ऐसी जरा बंदा फ्रेश हो जाता है बैठे बैठे। जी 10। अबे तू कितने का हो गया रे? तू कितने का हो गया? आप कितने के हो गए? इन दोनों 11.2 वाली चीज 11.5 पे चली गई। चेहरा साथ साथ रिएक्ट करे ना, साथ साथ कितना गेन, और साथ इस तरह करें। 10.8 वाली चीज 11.2 पे चली गई। करें ट्राई, करें ना, ऐसे ऐसे करें। जी बोलें 333। जहां पे रिएक्ट करना होता है वहां करते नहीं है, और जहां पे नहीं करना होता वहां पे करते हैं। जिंदगी जिंदा लोगों का नाम है, इमोजीज का नाम नहीं है, बाहर आए उससे। जिंदगी जिंदा लोगों का नाम है, जिंदा लोगों के सामने रिएक्ट किया करें, लेकिन बर्दाश्त भी अपने अंदर रखें। 10.4 वाली चीज 10.7 पे चली गई, 243। ये तो इतने ज्यादा गेन आ रहे हैं, तो इस कॉलम में भी गेन ही आएंगे, जरूरी नहीं है। कितना गेन आज तक था? 260। तो इस साल भी 263। कितना गेन आज तक है? 330। अब टाइमलाइन जहन में ले आए, 333। तो 263 को 333 पे लेके जाना है, तो ये तो गेन आ जाएगा 7 टी गेन। अब 70 को मत देखें, 333 खुशियां थी साल के शुरू में, और साल के एंड पे 243 की खुशियां रह गई। तो गम कितने? 9 टी का लॉस। एग्जामिनर तुम्हें एंट्रीज चाहिए, इन्वेस्टमेंट, डेबिट, कैश, क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट, डेबिट, इंटरेस्ट, इनकम, क्रेडिट। कैश, डेबिट, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट, डेबिट, फेयर वैल्यू, रिजर्व इन ओसीआई, क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट, डेबिट, इंटरेस्ट, इनकम, क्रेडिट। कैश, डेबिट, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट, डेबिट, फेयर वैल्यू, रिजर्व इन OCI, credit. Investment, debit, interest, income, credit. Cash, debit, investment, credit. Investment, credit. Sorry. Investment, credit. Fair value reserve in OCI, debit. और अगर पाइंडल में ये जाएगा, ये तीनों दर 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 पाइंडल में, इंटरेस्ट, इनकम। और वो जो ओसीआई नहीं बनाते, ओसीआई, उसमें पहले साल 260, ओसीआई में ये जाएगा। समझ आ गई? ये तो बारों बारी चीजें उठा लेते हैं ना। पाइनल, ओसीआई, बैलेंस शीट में ये जाएगा, और बैलेंस शीट में ये जाएगा। अब एंट्रीज में साथ साथ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस मॉडल से डायरेक्टली
नजर आ रहा है। डन। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि इस सारे को देख लें फाइनली एक सफे के ऊपर। आज ही एक फ्रेश सफा निकालें किताब में, पेज 677 सफे पे हाथ फेरें, पहली दफा निकले आपकी किताब में, मोहब्बत से हाथ फेरिएगा। सुबह वाला सवाल याद है? 10,500 जमा 500, ये वाला सवाल जिसका स्क्रीनशॉट आपको टेस्ट करने को कहा था मैंने और भूल जाएगा, ये वाला। आप खंग क्यों रहे हो? वाई आर यू खंगिंग? परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कौन सा मॉडल? और अगला भी 11,000, परचेज प्राइस प्लस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज interest income is calculated at effective rate. However, interest income is calculated at coupon rate, effective rate on face value. अच्छा, आपको पता है ना, इस मॉडल में आपने पेपर में फेयर वैल्यू इग्नोर करनी है सवाल में, और इस मॉडल में आपने इफेक्टिव रेट इग्नोर करना है। पता है ना? कहीं नहीं यूज हुआ ना, अब क्या करूं, पता तो होना चाहिए सवाल में कौन से डेटे को इग्नोर करना है। अब किसी को पता ही नहीं कि कबाब में हड्डी इग्नोर करनी है, तो वो तो फिर measurement at the reporting date. That will appear at amortized cost. अच्छा, इसको ना amortized cost कहते हैं, ये अजीब सा नाम है बैलेंस का, amortized cost। amortized cost क्या होती है? ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। इसको amortized cost कहते हैं। इट विल नॉट बी टेकन टू फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इस सवाल में इग्नोर करनी है। amortized cost calculation will first be made. Amortized cost calculation will first be made plus the investments are revalued to fair value with gain or loss taken to OCI. The investments are revalued to with gain or loss taken in P&L. तो यहां लिख लें टी अकाउंट बनाना है, तस्वीर जरा खींच लो भाई। तो यहां आपने टी अकाउंट बनाना है, यहां आपने वो डेट इफेक्टिव और वो वाली कैलकुलेशन नहीं करनी। हाँ जी, जी बोले क्या? अच्छा जी, तो यहां आपने क्या बनाने? टी अकाउंट बनाने। समझ आ गया आप? ठीक है, तो तस्वीर डिलीट कर दो। amortization calculation will be rather P count will be face value, par value, nominal value
प्रिंसिपल वैल्यू पर मे बी एट रिडेम्पशन को तो छोड़ें, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एट एग्जैक्टली डिस्काउंट्स द एस्टिमेटेड, वो जो एक्सेल में करते थे, और एक्चुअल कूपन रेट इज ऑन फेस वैल्यू पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस में जो उसकी फेस वैल्यू का बैलेंस होता है उसके ऊपर लगाने हैं। अच्छा, अब एक छोटी सी डायग्राम देखें, वो किधर है रशीद? आज जो चीजें की हैं साथ साथ समझ आ गई हैं, ये मेरी थोड़ी थोड़ी ना फ्रीक्वेंसी मैच करने लगी है इनके साथ, ये जो है ना आपके पास 3 घर हैं, ठीक है, क्या बात है, अब इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी 15 मिनट। मैं ऐसा रहा कि वैसा रहा, देखना ये है वहां कैसा रहा, अल्लाह के यहाँ कैसा रहा। यू बॉट 3 हाउस, ये हाइब्रिड से और एक और गायब, ये बैठे बैठे ताली जाओ गायब। यू बॉट 3 हाउसेस, जाने वाले भी नहीं रोकते। आपने 3 घर खरीदे हैं, एक गुलबर्ग में है, ये आपने किराए पे दे दिया 30 साल के लिए। तो अब प्रॉपर्टी डीलर के पास जाके बार बार इसकी फेयर वैल्यू पता नहीं चला रहे होंगे, क्योंकि आपने बस किराए पे दे दिया 3 साल के लिए, 30 साल के लिए, आप उनको फेयर वैल्यू नहीं पता चला रहे होंगे। वैसे तो इस पे शायद वो कोई घर आपने किराए के लिए रखा हुआ तो इस पे IS 40 लगता है, लेकिन मैं वैसे ही एक मिसाल दे रहा हूं समझने के लिए, वैसे ही, क्योंकि आज हमने ये मॉडल्स करने हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट, FVTOCI और FVTPL, ये डिबेंचर्स के एंगल से बात समझाने लगा हूं। बहरिया टाउन के अंदर आपने घर लिया चमन ब्लॉक में, एग्रीमेंट कहता है कि 5 साल के लिए आपने इसको किराए पे दिए और ये एग्रीमेंट कैंसलेबल है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और यू मे सेल इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी अराइज, और अगर बीच में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल आई तो किराएदार को प्यार से किराएदार को कहेंगे कि निकल जा, वरना फिर नहीं बोल के आएंगे, प्यार से किराएदार को कहेंगे निकल जा। तो किराएदार बस साल खत्म होगा, एग्रीमेंट कैंसिल होगा, निकल जाएगा और आप इसको बाजार में बेच सकते हैं। यू मे सेल इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी अराइज। तो मेरे तो ख्याल से आपको इसके किराए में भी इंटरेस्ट होगा, और साथ बार बार जाके डीलर से पूछते होंगे कि इसकी क्यों, क्योंकि आपकी इंटेंशन क्या है, आई मे सेल इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी। जैसे आपको पता है पहले मॉडल में हमने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की थी, दूसरे मॉडल में हमने इंटरेस्ट इनकम भी रिकॉर्ड की है और फेयर वैल्यू गेन भी OCI में लेके गए थे। ये असल में सारा ना इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि डिबेंचर किस नीयत से खरीदे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, अगर आपने डिबेंचर इस नीयत से खरीदे हैं ना कि रखने हैं रिडेम्पशन तक, तो फिर हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल यूज होगा। और अगर आपने डिबेंचर इस नीयत से खरीदे हैं, और से सुने, अगर आपने डिबेंचर इस नीयत से खरीदे हैं कि आपने उनसे इंटरेस्ट भी लेना है और उनको बेच भी सकते हैं अगर दिल चाहे, तो फिर इनका गेन कहां जाया करेगा, OCI में। लेकिन अगर आपने घर खरीदा ही इजमीर टाउन में बेचने के लिए, तो फिर आप इसकी फेयर वैल्यू पता चलाएं बार बार प्रॉपर्टी डीलर से। लेकिन जितना अरसा नहीं बेच रहे, रेंट पे दे दें, वो तोहफा है। कभी कोई लोग आएंगे, यार 2 दिन के लिए हमें रहना है, हम आए हुए हैं क्रिकेट मैच के लिए, आप कहेंगे चलो यार 2 दिन के लिए आप रह लो। फिर कोई और आएगा, यार बाहर से आए हैं हम 15 दिन के लिए, हमारे बेटे की शादी थी तो इसके लिए हम पाकिस्तान आए हैं, वरना हमारी तौबा हमने कहा पाकिस्तान आना था, तो अब लड़की को लेके जा रहे हैं हम बाहरी, और कब्रें भी इंशाल्लाह बाहरी बनेंगी हमारी। तो इस तरह लोग आते रहते हैं 10, 15, 20 दिन के लिए घर किराए पर लेने के लिए। तो या फिर साथ वाले दफ्तर वाले कहते हैं यार हमारा कोई फंक्शन है, घर किराए पे दे दो। इस तरह आप किराया कमाते रहें, वो कोई मसला नहीं, जब तक घर आप बेच नहीं देते, आपका अपना घर है, किराए पे चलाते। लेकिन रेंटल इनकम इधर तोहफा होगी। तो आखिरी जो मॉडल हमने पढ़ा था, इसमें फेयर वैल्यू गेन को हम लेके जा रहे थे P&L में, क्योंकि हमारा मकसद था डिवेंचर को बेचना। हाँ, अगर जब तक नहीं बेचेंगे
और हमारे सवाल में 2 साल तक नहीं बेचा था, अभी जो मैंने सवाल करवाया क्वेश्चन 16, हमारे सवाल में 2 साल तक नहीं बेचा था, तो 2 साल जितना इंटरेस्ट इनकम आया था वो कूपन रेट पे तोहफा था। इफेक्टिव रेट वाला मैंने इग्नोर कर दिया था, वो एक तोहफा टाइप था, तो तोहफा मैंने इसलिए लिखा कि कूपन रेट के ऊपर मैं कर रहा था, तो तोहफा है हमारे लिए, एक एक्स्ट्रा चीज है, वो नियत नहीं हमारी, तो बस वो आ रहा है तो बस ठीक है, इनकम में डालते हैं जितना आ रहा है। 800 रुपये आ रहा था शायद कैश, 800 रुपये आ रहा था, बस उसको उठा के इनकम में डालते हैं। तो बोले अगर डिवेंचर होल्ड किए हुए हैं, अगर डिवेंचर टिल मैच्योरिटी, तो बेहतर है कि सिर्फ क्या रिकॉर्ड करें, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम। तो अगर डिवेंचर होल्ड किए हुए टिल मैच्योरिटी तो सिर्फ क्या रिकॉर्ड करें, इंटरेस्ट इनकम। और अगर डिवेंचर होल्ड भी किए हुए हैं और या बेच दें अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल आई, तो इंटरेस्ट इनकम भी इफेक्टिव रेट वाला रिकॉर्ड करते हैं। इस डायग्राम को नहीं बनाना ना, ये डायग्राम तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ये तो IAS 40 की मत मार देगी कॉन्सेप्ट की। और किसी ने IAS 40 लिख दिया फिर तो वैसे ही ये कॉलेज ही बंद करा देने लोगों ने। तो ये गेन कहां ले जाएं, OCI में। असल में इसलिए OCI में रखें कि आपके 2 मकासद हैं, आप रेंट भी कमा रहे हैं और साथ आप बेचने का इरादा भी है, तो स्टैंडर्ड कहते हैं फिर गेन को OCI में रखो। और अगर आपकी नीयत है डिवेंचर मैंने लिए ही किस लिए हैं, बेचने के लिए, तो इंटरेस्ट कमाना आपकी नीयत ही नहीं है। लेकिन अगर जितना अरसा पढ़े रहे हैं तो इंटरेस्ट तो आता रहेगा कूपन रेट पे, वो ना चाहते हुए भी आता रहेगा, उसको P&L में डालते रहे, जो कूपन रेट वाला, इफेक्टिव रेट वाला नहीं। और फिर यार ये बातें उधर भी थी ना, GT रोड, मोटरवे, कौन सा मॉडल फॉलो करना है, तो ये स्यापे इधर भी हैं, लेकिन इधर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के चक्कर की बजाय कुछ और अल्फाज हैं जो यहां पे हमने यूज करने हैं। तो हम इंशाल्लाह ये वाली डायग्राम कल बनाएंगे जिसमें हम बिजनेस मॉडल टेस्ट करेंगे। बोलो BMT, BMW नहीं, BMT, वापस आ जाए, BMT, बिजनेस मॉडल। ये डायग्राम हम आज नोट करके कल समझेंगे। तो नोट करेंगे, पिक्चरें तो और बड़ी चीजों की पड़ी है मोबाइल में, नोट करेंगे। रख ले कैलकुलेटर, ये ले रख कैलकुलेटर अब बैग में। अच्छा, जिंदगी में ना कभी किसी को गाली ना दीजिएगा आप लोग तो माशाल्लाह पुरवकार लोग हैं। मैं तो ये भी नहीं कहता कि किसी को गधा कहें, गधा भी ना कहा करें, आप बहुत पुरवकार लोग हैं आप लोग, और कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना किया करें जो आपकी शान के खिलाफ हों। तो अच्छा, अगर आपकी नीयत है कि आपने डिवेंचर्स को रखना है टिल रिडेम्पशन, डिवेंचर्स की टर्म होती है ना, लोन की टर्म होती है, तो फिर कौन सा मॉडल फॉलो करें, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अभी इसको मैंने थोड़ा सा इंग्लिश सही करानी है कल। अगर आपकी नीयत है कि डिवेंचर्स को होल्ड भी करने, या अगर अच्छे निकल गए, एक घर है आपने किराए पे दिया हुआ और आपकी नीयत है यार अगर अच्छा निकल गया तो मेरा कोई पता नहीं, मैंने इसको बेच भी देना, लेकिन इसको बेचने की नीयत नहीं है। और कोई चीज है आपने होल्ड भी करने की नीयत की हुई है, या अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल आई तो फिर आपकी बेचने की नीयत मेन नहीं है। इसलिए गेन्स अगर बेचने पे आने हैं तो उसको कहां डालें, OCI में। और अगर आपने लिया ही बेचने के लिए, इसको कहते हैं अंग्रेजी का उर्दू में तर्जुमा, लिया ही बेचने के लिए है, तो फिर गेन को कहां ले जाएं, ये तो आपकी क्या हो गई, इंटेंशन। इंटेंशन का नाम बताएं, बिजनेस मॉडल टास्क, बोलें बिजनेस मॉडल टास्क, बोलें बिजनेस मॉडल टास्क, बोलें बिजनेस मॉडल, ये वाला हाथ ऊपर रखें, बिजनेस मॉडल टास्क। अच्छा, एक जाएं बचपन पे आ जाइए, फ्रेश होके, बिल्कुल मुंह शू धो के ना, पाँव शाँव धो के, मुंह तो वुज़ू ही करने चले आप लोगों ने, तो फ्रेश होके आ जाएं एक बचपन पे। इंशाल्लाह आपको फारिग कर दिया जाएगा 250 तक, IFRS 8 के MCQ के अलावा 250 तक आपको फारिग कर दिया जाएगा।